नमस्कार दोस्तों मैं अखिलेश सोनकर आप सभी का अपने मिशन क्लासेज के यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को रीजनिंग में एक चैप्टर पासा डाइस के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों ने उसे देखा होगा। आशा है कि आप लोगों को वो पसंद भी आया होगा। वो वीडियो आपके बहुत ही उपयोगी, बहुत काम का है। दोस्तों, जैसे कि सूचना हमें पहले मिली थी कि आने वाले समय में जल्द ही, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद लेखपाली की भर्ती आने वाली है। नियर अबाउट 5000, लगभग 5000 के आसपास लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, लेखपाल की भर्ती की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में रीजनिंग के कुछ चैप्टर के लिए कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट ने ये आग्रह किया था कि सर कैलेंडर के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया चैप्टर कैलेंडर लेकर आया हूं, जो बहुत ही आसान तरीके से चुटकी में बिना कॉपी कलम, बिना पेन की सहायता लिए आप आराम से कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, रीजनिंग वास्तव में मानसिक स्थितियों का आकलन करने की एक प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को किस तरीके से सोच सकता है और आपकी सोच उस निश्चित उत्तर तक ले जाए जो आपको प्राप्त करना है। यही रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आइए हम शुरू करते हैं आज कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर सबसे पहले ये जानते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर है क्या? कैलेंडर एक तालिका है जिसके अंतर्गत किसी वर्ष के दिन, माह तथा तिथि का वर्णन होता है। कैलेंडर वास्तव में एक वर्ष की सन्निहित वह तालिका है जिसके अंतर्गत हम तिथि, माह और दिन के वर्णन को प्राप्त करते हैं। कैलेंडर के अंतर्गत होता, आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा। कैलेंडर के अंतर्गत आप लोगों को किसी एक वर्ष की पूरे महीने का पूरा विवरण उसमें दिया होता है। दिन लिखा रहता है, दिनांक लिखा रहता है और माह लिखा रहता है। ये तीन चीजें आप लोगों को मिलती है। दोस्तों, फिर उसके बाद बात आती है कैलेंडर की इकाई की। कैलेंडर के इकाई क्या क्या है? कैलेंडर के 5 इकाइयां हैं। कैलेंडर में सबसे पहले आपको मिलेगा दिन। दिन के बाद फिर आपको मिलेगा सप्ताह। सप्ताह के बाद फिर आपको मिलता है तिथि और तिथि के बाद आपको मिलता है माह और माह के बाद फिर आपको मिलता है वर्ष। ये 5 कैलेंडर की इकाई है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कैलेंडर की इकाई नहीं है। तो कैलेंडर की इकाई सबसे पहले दिन, दूसरा सप्ताह, तीसरा तिथि और चौथा माह और पांचवा वर्ष। ये कैलेंडर की इकाइयां। दोस्तों, कैलेंडर जब हमारा संसार शुरू हुआ तब से लेकर अब तक हम किसी न किसी विधि द्वारा अपने दिन, अपने समय, अपने तिथि को याद रखने की प्रक्रिया को जारी रखे हैं। प्राचीन काल में जो हमारा कैलेंडर था उसमें एक वर्ष में 304 ही दिन थे, जो अमान्य था। उसके बाद फिर आया जूलियस सीजर का कैलेंडर। जूलियस सीजर ने 304 में 66 दिन और जोड़ दिए, लेकिन ये कैलेंडर भी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अशुद्ध था। उसके बाद फिर बात आती है ग्रेगरियन कैलेंडर की, जो वर्तमान समय में चल रहा है। ग्रेगरियन का जो कैलेंडर है ये रोम के निवासी थे और रोम के ये 13वें पोप थे। पोप का मतलब होता है चर्च के जो फादर होते हैं उन्हीं को पोप कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया था, ग्रेगरियन के द्वारा जो कैलेंडर हमारा बनाया गया था, वर्तमान समय में जिस कैलेंडर का अनुकरण करके हम दिन, माह, वर्ष के बारे में जानकारी लेते हैं, वो कैलेंडर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले सन 1752 में इनके बनाए गए कैलेंडर को स्वीकार किया और भारत सरकार मंत्रालय द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
1952 में एक पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था। 1952 में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया। दोस्तों ये रीजनिंग में आता नहीं है, लेकिन अब कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर के इतिहास के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं कि आप जानिए इसके बारे में। 1952 में पंचांग समिति सुधार का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसके बाद 1957 में इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया, और इसी के आधार पर वर्तमान समय में भी अपने दिन, समय और वर्ष का आकलन हम करते हैं। ये तो था कैलेंडर के इतिहास के बारे में। अब हम शुरू करते हैं कैलेंडर की रीजनिंग के बारे में कि कैलेंडर हमें पढ़ना कैसे है। दोस्तों कैलेंडर जो हमारा बनाया गया वो बना है सूर्य की चाल और पृथ्वी की गति के आधार पर। देखिए आपको पता है कि सूर्य हमारा स्थिर है, ये हमारा सूर्य है, और हमारी जो पृथ्वी है वो इसके चारों ओर से चक्कर लगाती है। ऐसे पृथ्वी की दो गतियां, एक परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति वह होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस गति को परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी अपने धुरी पर जो घूमती है वो होती है परिभ्रमण गति। तो सूर्य की दो गतियां। अब देखिए पृथ्वी के द्वारा सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में समय लगता है। हम कहते हैं कि एक साल में पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है, जबकि इसका जो समय वो सही है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पूर्ण रूप से आपको पूछा जाता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहते हैं 365 सही 1/4। तो वो जो 1/4 है वो 1/4 यही है, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड। अर्थात पृथ्वी के द्वारा सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगता है। अब देखिए 365 दिन तो पूरा एक साल हो गया, 365 दिन बराबर एक वर्ष। बाकी जो 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड बचे हैं, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड ये जो बचे हैं, यही 4 साल में बढ़कर एक दिन बन जाते हैं। प्रत्येक 4 साल में, जैसे एक साल में 5 घंटा, अगले साल फिर 5 घंटा, अगले साल फिर 5 घंटा, फिर 5 घंटा, तो ये लगभग 24 घंटे के बराबर होकर एक दिन बन जाता है। इसलिए प्रत्येक 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। इस 365 में ये प्रत्येक 4 साल पे 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड जुड़कर 366 दिन बन जाते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और यही चौथे वर्ष फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है। ये हमारा लीप वर्ष है। आपको जानना चाहिए कि ये लीप वर्ष आया कहां से, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड का समय लेती है। तो 365 दिन पूरा एक वर्ष हो गया, साधारण वर्ष, और 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड ये 4 साल में एक दिन बन जाता है। और यही चौथे साल में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और हमारा लीप वर्ष हो जाता है 366 दिन का। तो अब हम ये जान गए कि साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन, जिसमें फरवरी 29 की होती है। प्रत्येक चौथे साल फरवरी जो होती है वो 29 दिन की हो जाती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है। कोई सन अगर दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये साधारण वर्ष है, कैसे हम जानेंगे कि ये लीप वर्ष है। तो इसके लिए हमें ये करना होता है, साधारण वर्ष के लिए
अगर हमें ज्ञात करना हो साधारण वर्ष, अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए वर्ष में 4 से भाग करते हैं। दिए गए वर्ष में 4 से भाग करने पर यदि संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। ठीक, साधारण वर्ष कैसे याद करेंगे? दिए गए वर्ष में 4 से भाग करेंगे, यदि पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वो वर्ष कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। देख लेते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए दिया है 1999। 1999 में 4 से भाग करिए। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो ये लीप वर्ष है, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो ये साधारण वर्ष है। अब देखिए, क्योंकि 4 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसमें कुछ न कुछ शेष बच जाएगा, इसलिए कैसा वर्ष था? साधारण वर्ष था। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। 2020 की हम चर्चा कर लेते हैं। 2020 आपका कैसा वर्ष है? साधारण या लीप वर्ष है? 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये कैसा है? लीप वर्ष है। मैंने बताया कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग करने पर यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष, और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप वर्ष। ये था साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 100 के गुणज में हो, वह वर्ष जो 100 के गुणज में हो, 100 के गुणज में हो, शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, 500वां साल, जो 100 के गुणज में हो, पूरे पूरे 100 के बाद, वो क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज में होते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और शताब्दी वर्ष में साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष याद करने के लिए हम 400 से भाग करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि 12 महीने हमारे पास है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक जानकारी कैलेंडर के बारे में। तो आप समझ गए, लीप वर्ष, साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन। शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 100 के गुणज में हो, शताब्दी वर्ष होता है वो। अब इसके बाद बात आती है कि साधारण वर्ष में सप्ताह, बात करते हैं सप्ताह की। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, और किसी भी दिन में 7 जोड़ देने पर पुनः वही दिन आ जाता है। जोड़ देने पर पुनः वही दिन आ जाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी दिन में 7 दिन जोड़ दिया जाए तो पुनः वही दिन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, और पूछ ले कि अब सोमवार कब आएगा, इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 तारीख को फिर क्या हो जाएगी? सोमवार। कोई भी दिन दिया उसमें 7 दिन जोड़ दिया जाए तो अगला 7वां दिन पुनः वही दिन वापस आ जाता है। जैसे दिया है रविवार और 5 तारीख को रविवार है, दिनांक 5 तारीख को रविवार है। अब पूछ ले कि अगला रविवार कब आएगा, इसमें 7 दिन आप जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार। किसी भी सप्ताह में दिए गए दिन में
7 जोड़ देने पर पुनः वही दिन वापस लौट आता है। एक सप्ताह में 7 दिन, जैसे मान लीजिए आज रविवार है तो आज में फिर 7 दिन जोड़ दिया जाए तो अगला डेट रविवार होगा। आज मान लीजिए 3 तारीख है, हम 3 में 7 जोड़ दें तो 10 तारीख को पुनः रविवार होगा। कोई भी दिन दिया हो उसमें 7 जोड़ देने पर पुनः वही दिन वापस लौट आता है। ये हो गया सप्ताह के बारे में। कैलेंडर के बेसिक जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप कैलेंडर के किसी भी दिन को आराम से याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको निकालने का आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, पहले आप इसको सीख लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको एक ट्रिक बता देंगे। तो ये आपका हो गया साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष। अब एक चीज और आप जानिए, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वर्ष जो साधारण होते हैं जिनमें 365 दिन होता है, जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है उसी दिन वर्ष समाप्त भी होता है। जैसे मान लीजिए 2019 की मैं बात करता हूं, सन 2019 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरा कटेगा नहीं। अगर 2019 साधारण वर्ष है तो अगर 1 जनवरी 2019 को यदि मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। साधारण वर्ष की यह विशेषता होती है कि जिस दिन से साल प्रारंभ होता है खत्म भी उसी दिन होता है। अगर 2019 साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। जिस दिन से साल प्रारंभ होगा उसी दिन खत्म भी होगा। अगर मान लीजिए 2021 को पहला दिन रविवार है तो 2021 साधारण वर्ष है, इसलिए 31 दिसंबर 2021 को रविवार ही होगा। जिस दिन से साल प्रारंभ होगा उसी दिन साल समाप्त होता है। वर्ष की समाप्ति भी उसी दिन होती है। ये था साधारण वर्ष में। अब लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। लीप वर्ष में जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है समाप्त उसके एक दिन बाद होता है। जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है वर्ष की समाप्ति उसके एक दिन बाद होता है। जैसे हम मान लेते हैं सन 2020 की। 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 4 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा, लीप वर्ष है। अगर सन 2020 में 1 जनवरी को बुधवार है, 1 जनवरी को बुधवार है तो 2020 खत्म किस दिन होगा? 31 दिसंबर को। हमने बताया जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होगा समाप्ति उसके एक दिन बाद होगा, तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। साधारण वर्ष में जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है खत्म भी उसी दिन होता है, और लीप वर्ष में जिस दिन वर्ष प्रारंभ होगा समाप्त उसके एक दिन बाद होगा। ये जानने वाली बात है दोस्तों। ये साधारण वर्ष था, लीप वर्ष था, शताब्दी वर्ष, ये सारी चीजें आप जान गए हैं। फिर मैंने बताया सप्ताह में किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ देने पर पुनः वह दिन आ जाता है। अब आप लोगों को जानना है विषम दिन के बारे में। विषम दिन का मतलब होता है कि सप्ताह के बाद जो बचे हुए दिन होते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में केवल 7 ही दिन होता है। 7 से अधिक
के जो दिन होते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। तो आप लोग इसमें हेडिंग डाल लीजिए, विषम दिन आप निकालना जान गए तो आपको कैलेंडर लगाना आ गया। विषम दिन दोस्तों, कैलेंडर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है। मैं प्रयास ये करूंगा कि इसको 2 या 3 वीडियो में समाप्त कर दूं। आज आप लोग विषम दिन निकालना सीख लीजिए और फिर हम आप लोग को इस विषम दिन के आधार पर किसी भी वर्ष का दिन निकालना बता देंगे और आप लोगों को इसके बाद अंत में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी से अपने दिन को निकाल सकते हैं। तो विषम दिन देखिए, एक वर्ष में साधारण वर्ष में 365 दिन। इस 365 दिन को अगर हम सप्ताह में बदलें, अगर हमें सप्ताह में ज्ञात करना हो कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो अगर हम इसको सप्ताह में बदलते हैं तो सप्ताह में बदलने के लिए 365 में 7 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 52 सप्ताह 1 दिन। ये जो 1 दिन बचा है शेष फल, यही विषम दिन है। आप भाग करके देख लीजिए, 365 में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो 7 बचे 35, 1 बचा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। यही जो 1 बचा है वही एक विषम दिन है। कहने का तात्पर्य कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 हफ्ते का एक साल होता है अगर साधारण वर्ष है तो। साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह, 1 विषम दिन। अब लीप वर्ष में आ जाइए, एक लीप वर्ष में 366 दिन। तो 366 दिन होगा तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन, 2 दिन। भाग करके देख लीजिए, 366 यहाँ आप कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, शेष बचेगा 2 विषम दिन आ गए आपके। तो साधारण वर्ष में कई विषम दिन? 1। लीप वर्ष में कई विषम दिन? 2। ये आपको याद करना पड़ेगा। साधारण वर्ष में कई विषम दिन? 1 और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। 52 सप्ताह 1 दिन का पूरा साल होता है और 52 सप्ताह 2 दिन का एक लीप वर्ष होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो आप बताएंगे 1। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 7 से भाग करके। अब हमें आगे और बता दें आपको, मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कि 47 साल दिया हो, 47 साल दिया, 47 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। अगर आपको ये जानना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि 47 में 4 से भाग कर देंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 11 चौक 44, बचा कितना 3। इस 3 से नहीं मतलब, जो भाग करने पर प्राप्त होगा ये हो गया आपका लीप वर्ष। 47 साल में 11 लीप वर्ष हो जाएंगे और आपके बचे हुए जो 36 साल होंगे ये साधारण वर्ष होंगे। ये तरीका होता है निकालने का। लीप वर्ष निकालने का तरीका ये होता है कि आप 4 से भाग करिए, जो आपका भागफल मिलेगा वो लीप वर्ष हो जाएगा और इसको इसमें घटा देंगे। 47 से 11 घटा दीजिए तो आपका साधारण वर्ष आ जाएगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष इस तरीके से आप निकालते हैं। तो आप विषम दिन याद कर लीजिए। साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। एक लीप वर्ष में 366, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। अब हम चलते हैं सीधे 100 साल पे, जहां से आपका एग्जाम सवाल आ। देखिए 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 100 वर्षों में कितने विषम दिन? ध्यान से इसको समझिएगा। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, इसको निकालने के लिए 100 वर्ष का मतलब पहले 1 वर्ष, 2, 3, 4 डाट 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 99 और 100, यही होगा, यही होगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा डाट डाट
99 साल आएंगे, फिर 100वां साल आएगा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि 99 साल में कितने विषम दिन होंगे, फिर उसके बाद हम 100 का निकालते हैं। तो 99 साल का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 99 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम 99 को 4 से भाग कर देंगे। मैं भी आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16, 3 बच गया 80। तो ये आपके 24 हो गए लीप वर्ष। 99 वर्षों में 24 आपके हो जाएंगे लीप वर्ष। तो बचा कितना, बचा आपका 75। ये 75 साल आपके कैसे हो गए, साधारण। कि 99 साल में सन 1 से लेके अगर हम 99 साल तक देखें, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष हो जाता है, तो 99 साल तक 24 लीप वर्ष और 75 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब बात करते हैं 100 की। जो आपका 100वां साल है ये शताब्दी साल है। यही लोग गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि 100 में सीधे भाग कर दिया 4 का, 25 से कट गया, आपने खट से कह दिया 25 लीप वर्ष हो गए, 75 साधारण वर्ष। ये गलत है। जो 100वां वर्ष होगा ये शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष को भाग किससे करते हैं, 400 से। तो 400 से आप भाग करोगे ये पूरा कटेगा नहीं, इसलिए ये साधारण वर्ष हो जाएगा 100वां वर्ष। तो साधारण वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होंगे। अब अभी आप लोगों ने निकाला था कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन, 365 जो आपका साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, उसमें एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष जो 366 दिन का होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो चूंकि यहां देख लीजिए, चूंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 दिन हो जाएगा, तो 76 दिन हो गया ये। और लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 में 24 गुणे 2, 24 दूनी 48 हो जाएगा विषम दिन। अब इसको जोड़ लेते हैं, 76 धन 48, इसको जोड़ लेंगे तो 8 से 14 के 4 हाथ लगाए, 7 4 11 12, 124 विषम दिन आ गया 100 साल में। अब इसको 7 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 1 9 7, 5 12 54, 7 7 49, 17 सप्ताह 5 विषम दिन। यही आपको ज्ञात करना है कि 100 साल में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। दोस्तों नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार आपको फिर से इसको बता देता हूं निकालना, कि 100 वर्षों में कैसे हम ज्ञात करेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन। 100 वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष होंगे 100 साल में, लीप वर्ष होंगे आपके 24। 24 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष, और 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। ठीक। और अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 365 दिन जो एक साधारण वर्ष होता है, इसमें 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन। तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो ये 76 क्या है, साधारण वर्ष है। तो एक साल में एक विषम दिन, तो 76 साल में कितना दिन, 76 दिन हो जाएगा। प्लस लीप वर्ष में मैंने आपको बताया था 366 दिन का होता है लीप वर्ष, तो इसमें होता है 52 सप्ताह 2 विषम दिन। तो 24 लीप वर्ष में 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 दिन हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 124 दिन। 124 दिन को सप्ताह में बदल लीजिए, 7 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 सप्ताह 5 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। यही आपको अंत में याद करना है। कोई आपसे पूछ ले कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन, तो 5। ये हो गया। 100 वर्षों में
5 विषम दिन। अब इसीलिए 200 वर्ष में विषम दिन ज्ञात कर लीजिए। तो 200 वर्ष को हम लिख सकते हैं 100 धन 100। अब देखिए 100 वर्ष में कई विषम दिन आया था? 5, तो 5 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 200 वर्षों में कई विषम दिन? 10 विषम दिन। इसको सप्ताह में बदल लीजिए। 10 दिन तो होता नहीं, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। तो इसको 7 से भाग करके हो जाएगा 1 सप्ताह 3 दिन। 1 सप्ताह 3 दिन कह सकते हैं आप कि 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? 3 दिन। ठीक। अब फिर आ जाइए 300 में। 300 वर्ष में कितने विषम दिन? तो 100 धन 100 धन 100। 100 साल में कई विषम दिन निकाला था आपने? 5। तो 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 दिन। 15 दिन को आप सप्ताह में बदल लीजिए। 1 सप्ताह में कई दिन? 7। तो 15 दिन में कितना हो जाएगा? 2 सप्ताह 1 विषम दिन। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन और 300 साल में 1 विषम दिन। अब बात आती है 400 वर्षों की। 400 वर्षों में 100 धन 100 धन 100 धन 100। तो ये हो जाएगा 5 विषम दिन। 5 5। दोस्तों ये जो आपका चौथा, ये 100वां जो वर्ष होगा, 400वां वर्ष जो होगा, ये आपका होगा लीप शताब्दी वर्ष। इसलिए इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 के बजाय 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 21 दिन। 21 दिन हो जाएगा। और 21 दिन को जब सप्ताह में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 सप्ताह 0 विषम दिन। ये आपका आ गया 0 विषम दिन। तो दोस्तों ये आपका हो गया 400 वर्षों में 0 विषम दिन। यहां एक बार देख लीजिए फिर से। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन और 400 वर्षों में 0 विषम दिन। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 4 के गुणज होंगे, 400वां साल, 800वां साल, 1200वां, 1600वां, 2000, ये सब में कितने विषम दिन होंगे? सब में 0 0 0 होंगे। दोस्तों अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब आप लोगों को सिर्फ सवाल ही लगाना है। इसके बाद मैं आप लोगों को कल के नेक्स्ट वीडियो में सवाल लगाना बता दूंगा। तब तक आप लोग इसको देखकर प्रैक्टिस करके विषम दिन निकालना देख लीजिए कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। मैं आप लोगों को 1 महीने का भी बता देता हूँ विषम दिन कैसे निकाला जाता है, तो उससे आप लोगों को और जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें जनवरी का ज्ञात करना है, महीने का। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 दिन को हम सप्ताह में बदल लें तो 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सप्ताह कितने दिन? 3 दिन। यही जो 3 दिन बचा है ये क्या हो गया? विषम दिन। मतलब जनवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं? 3। ऐसे फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 0 विषम दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से भाग कर दीजिए तो 3 विषम दिन आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके विषम दिन का वीडियो रहा। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न लगाना बता दूंगा। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रश्न लगाना सीखेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों आपके लेखपाल की भर्ती, वनडे की भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, इसका फायदा उठाइए, इसके लिंक को शेयर करिए। और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, उसे आप देखिए। वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ये अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। और इस लॉकडाउन का घर पे बैठकर आप सही समय पर सदुपयोग करते रहें, जिससे आने वाले समय में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। मिलते हैं नए पार्ट में क्वेश्चन के साथ, कैलेंडर के साथ। नमस्कार।